ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स से। हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे एडवांस की तरफ। अब बेसिक से एडवांस में जाते हुए जो स्टेट लेवल का एग्जाम है तो बीच में ही तुम्हारे निकलने शुरू हो जाएंगे अगर अभी तक नहीं निकल रहे हो, और एडवांस तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मेनली एम्स भी निकल जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही है बेसिक रेडिएशन फिजिक्स, इसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे। अगर बोला जाए कि इसमें दिया हुआ कि इन फिजिक्स रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स के हिसाब से क्या है, रेडिएशन जो है एक तरीके का एमिशन होता है। एमिशन का मतलब क्या होता है, निकलना। और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसमिट होना। ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल, यानी कि रेडिएशन जो है एक तरीके की एनर्जी है जो कि वेव की फॉर्म में या फिर पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करेगी थ्रू ए स्पेस और थ्रू ए मटेरियल। ठीक है, किसी भी स्पेस में, कोई भी जगह है, खाली जगह है उसमें भी, या फिर कोई मटेरियल है उसके अंदर भी, तो वेव और पार्टिकल की फॉर्म में वो ट्रेवल कर सकती है ना। यानी कि हमें एक चीज समझ में आती है इसमें फिलहाल कि रेडिएशन जो है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पूछा जाता है एग्जाम में, तुमने मल्टीपल एग्जाम दिए होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इस टॉपिक में, मेन जो हमारा फोकस है वो है कि भाई ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ईएम वेव्स को समझने से पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं ईएम वेव्स के बारे में, कि पहले तो वेव मतलब रेडिएशन क्या होती है, इन सब चीजों को। तो ईएम वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे और साथ के साथ मैं उनको कराता रहूंगा। ठीक है, तो एक हमने चीज समझी कि भाई रेडिएशन जो है वो क्या है, एक तरीके का एमिशन होता है और ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल थ्रू अ मटेरियल। तो इसके अंदर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें एटम के बारे में देखेंगे क्योंकि बेसिक तो वहीं से शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, किसी का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इस वजह से। एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स ऑफ मेडिकल इमेजिंग। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों पढ़ने की जरूरत है, न्यूक्लियर फिजिक्स हम बेसिक क्यों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि या फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें जिनकी स्ट्रक्चर में देखेंगे ये मेडिकल इमेजिंग में यूज होगी। एक्सरे की इमेज ना, एमआर सीटी, ये हम सब चीजों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बेसिक फिजिक्स छुपी होती है, तो उसको समझने के लिए हमें ये सब चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, अब ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है तुम्हारी ईएम वेव का। इसके अंदर दो वेव है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, एक तो ये वेव जा रही है, ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर एक ये वेव जा रही है। ठीक है, कौन कौन सी वेव है, एक ऊपर की तरफ दिख रही होगी और उसके परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है भाई 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल मैंने बनाया हुआ है छोटा सा एक, तो आपस में दोनों कितने कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। और ईएम वेव का नाम क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव भी और इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, दोनों ही। ठीक है, अब दोनों ही हमेशा कैसे ट्रेवल करती हैं, 90 डिग्री में। इसी के अंदर एक दो चीजें और हैं जो बेसिक बेसिक हमें चीजें समझनी है कि भाई अगर तुम यहां से इस तरीके से वेव को देखते हो तो एक हाइट पे वेव जाती है ना, ये जो हाइट वाला पार्ट होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और एक इसका सबसे निचला वाला हिस्सा होगा, जैसे ये पार्ट आ रहा होगा ना, डी आई। तो ये जो सबसे नीचे वाले हिस्से हैं ये दोनों, इनको ट्रफ बोला जाता है, TROUGH। ठीक है, एक तो क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे मेंशन है ट्रफ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने कि भाई जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जो वेव बनेगी, ठीक है, जो जैसे क्वेश्चन अगर बेसिक सा पूछा जाए कि भाई एक्सरेज किस तरीके की वेव है,
तो आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरेज जो है, ये जो तुम देख रहे हो एक्चुअल में एक्सरेज इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, क्या वेव है, क्या पार्टिकल है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आते ही आता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है। ठीक है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उसमें AHA मार्क करूंगा, है ना, लास्ट में AHA आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो EM वेव है ये आती है एग्जाम में, पूछी जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो नीचे वाले जो लोएस्ट पॉइंट थे वो क्या थे, ट्रफ, और ऊपर वाले क्रस्ट। कितनी ऊंचाई तक ये वेव जाती है, एक हमने एक बेस लाइन मानी है ना, एक लाइन है जिससे ऊपर ये वेव जा रही है। तो ये जो हाइट है इसकी, ये जो तुम्हें दिखाई दी इतनी हाइट, ठीक है, ये जो हाइट है इसको हम क्या मानेंगे, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई तक वेव जो जा सकती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसकी थ्योरी भी अभी हमें आगे लिखी हुई मिलेगी सब। ठीक है, अभी मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि वेव है, अब ये वेव कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है, तो पूरी वेव की लेंथ को तो नहीं मेजर कर सकते, है ना, तो हम क्या चलते हैं कि भाई एक नाम तुमने सुना होगा काफ़ी बार, वेवलेंथ। क्या नाम सुना होगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है कि एक जो तुम्हारी जो वेव है कंप्लीट, उसमें एक सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ तक ये सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, कैसे सर्कल कैसे पता लगा ये कंप्लीट हो रहा है, अगर तुम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक की लेंथ होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके तुम जब तक एक सर्कल नहीं बन जाता, जैसे इस वेव को मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूंगा, अगर मैं घुमा दूंगा, मान लेता हूँ ये रस्सी है ना, अगर रोप की तरीके से कंसिडर करूँ इसको, तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, एक तरीके से सर्कल बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वेवलेंथ होगी। सेम लेंथ कवर होती है अगर हम क्रस्ट को मिलाते हैं, है ना, इस वाले पॉइंट को मिलाते हैं इस वाले को, तब भी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दो क्रस्ट के बीच की लेंथ को भी हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं ना, वेवलेंथ। तो ये बेसिक्स हैं कुछ, जस्ट इसी के बाद हम कुछ थोड़े टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बट बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि एक्सरेज जो है ऊपर देखोगे एक तरीके की EM वेव है। EM वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितनी ऊंचाई तक गई थी उसको क्या बोला था, गया था एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट दोनों को क्या बोला था हमने, क्रस्ट। ठीक है, ये मेन एक्सिस है, बेस लाइन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ शुरुआत से लेकर सर्कल, इसको भी वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये हमने बीच में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, जैसे हम टाइम सेकंड में लिख देते हैं, मिनट में लिख देते हैं, ऐसी वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लैम्डा में लिखा जाता है। ठीक है, किस में लिखा जाता है, लैम्डा में। यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा में इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो थी दोनों ही, वो कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि वेवलेंथ क्या होती है, कि अगर हम फिलहाल में मान लो ये A पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये वेव है पूरी, अगर मैं दोनों को मिलाता हूँ, है ना, A और F को मिलाता हूँ, तो एक कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। A और F को मिला दिया जब मैंने, और इसी की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, फ्रीक्वेंसी हम बहुत बार सुनते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि भाई एक सेकंड के अंदर, जैसे एक सर्कल कंप्लीट करता है, मैंने अभी A और F का पॉइंट मिलाया था तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ था, तो एक सेकंड के अंदर कितने सर्कल कंप्लीट होंगे वेव के,
तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर अगर 3 सर्कल ये बना लेती है ऐसे, मतलब 3 सेकंड का टाइम हो और 3 सर्कल ये वेव के कंप्लीट हो गए। मैंने इमेजिनरी माना है ना, सर्कल तो बनेगा नहीं, वेव के फॉर्म में होती है, बट मैं इमेजिनरी लेके चल रहा हूँ इस चीज़ को। तो ओवरऑल क्या हुआ कि 3 साइकिल कंप्लीट हुई 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितनी भी साइकिल होती हैं उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है, हर्ट्ज कहाँ से आ गया भाई, है ना, ये हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ठीक है, इनके साइंटिस्ट के नाम पर ये दिया गया है। ठीक है, हर्ट्ज, ये ध्यान रखना है। जो वेवलेंथ था उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर ध्यान होगा अभी बताया था, लैम्डा से। ठीक है, जो एक्सरेज हैं वो क्या है, एक तरीके की या रेडिएशन जो है वो क्या है, एक तरीके की एनर्जी है जो कि स्पेस में ट्रेवल करती है या किसी मैटर में से ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि भाई हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पढ़नी पड़ेंगी अगर हमें बेसिक समझनी है मेडिकल इमेजिंग की। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई थी कि भाई पॉइंट ए एंड एफ, उसको हमने क्या बोला, क्रस्ट। पॉइंट डी एंड आई आर कॉल्ड एज ट्रफ। जो ए और एफ पॉइंट थे ऊपर वाले उनको हमने क्रस्ट बोला था, जो नीचे वाले थे उनको हमने ट्रफ बोला था। द डिस्टेंस बिटवीन डैश लाइन, ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि जो डिस्टेंस है डैश लाइन बिटवीन पॉइंट ऑफ फ्रॉम बेस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस टू ए पॉइंट ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो बेस लाइन थी उससे ऊपर तक की जो हाइट थी उसको हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वी हैव दैट द वेव मूव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है कि जब तक वेव की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी वो होगा एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या बताया था मैंने, कोई भी दो कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट अगर हम लेते हैं, जैसे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस है ना, या फिर एक सर्कल कंप्लीट होने पे आप क्रस्ट को मिलाओगे दो पॉइंट को तो वो भी सर्कल कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट होंगे क्रस्ट के, या फिर ट्रफ भी ले सकते हो नीचे वाले, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते थे हम इसको, लैम्डा से, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। फॉर एक्सरे वेव लेंथ इज यूजली एक्सप्रेस इज नैनोमीटर। ठीक है, जो एक्सरेज हम पढ़ते हैं उनकी जब वेवलेंथ लिखी जाएगी यानी कि जो लेंथ लिखी जाएगी वो हमेशा नैनोमीटर में लिखी जाती है। मोस्टली केसेस में हम देखेंगे कि भाई इतने से इतनी रेंज है ना, या तो एंगस्ट्रोम में लिखते हैं या नैनोमीटर। एंगस्ट्रोम नैनोमीटर इन सब में रिलेशन क्या है वो मैं बीच की लेक्चर में किसी दिन बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी अभी मैंने तुम्हें समझाया था। अच्छा, जो यूनिट थी वो थी हर्ट्ज। ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करा जाता है म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम म्यू बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी मैंने बताया क्या था, हाउ मेनी टाइम्स पल्स पासिस इफ ए फिक्स पॉइंट इज गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने 1 सेकंड कंसिडर किया था, 1 सेकंड में कितनी बार वो पल्स पास करती है या कितनी बार सर्कल कंप्लीट होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या बताई थी इसकी, हर्ट्ज। फिर आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर तुम्हें टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगा, है ना, 3 साइकिल कंप्लीट होने में या कुछ भी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है। जबकि फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा था कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम दिया है, मान लेते हैं कि 3 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम इसका इन्वर्सली निकाल सकते हो। मतलब अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हारी 3 हर्ट्ज, ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए अगर तुम्हें बोलता है तो 1/3 हो जाएगा उसका आंसर। क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन। या फिर कहीं पे मान लो तुम्हें दे दिया कि फ्रीक्वेंसी है 10, टाइम पीरियड निकालो, तो 1/10 उसका आंसर हो जाएगा। कि एक साइकिल तो भाई इतने में कंप्लीट हो रही थी ना, भाई 1 सेकंड में अगर 3 कंप्लीट हो रही थी
तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 1/3। ठीक है, जो हमारा